हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। आप में से कई ने मुझे कहा इनबॉक्स में कि आप जेन जेड को ऐसा क्यों समझते हैं कि उनके साथ आप कूल दिखने के चक्कर में जय सिया राम नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। आखिर आप लोग मेट्रो में, क्लबों में क्लबिंग कर रहे हैं, जय जय श्री राम के धुन पर नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। मैं देखता हूँ हम लोग अपने समय में यूनिवर्सिटीज में धोती वगैरह पहन के जाना थोड़ा सा माना जाता था। हालांकि हमारे जैसे एक आध लोग थे जो पहनते थे, लेकिन हमारे बड़े भी कि धोती कुर्ता पहनने आए हो फलाना पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता था। जितने भी हिंदू प्रतीक थे उन सबको असभ्यता का और पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता था। जैसे अभी लड़कियों की पूरी स्वतंत्रता, पूरा नारीवाद उनके कपड़ों में सिमट आया है कि अगर आप पाश्चात्य कपड़े पहनते हैं तो आप नारीवादी हैं। लेकिन 93 साल की उस बूढ़ी अम्मा को कोई याद नहीं कर रहा है, आप गूगल कीजिएगा, जो साड़ी पहन के मैराथन जीती हैं। इंदिरा नूई को आप याद नहीं करते हैं, जो बड़े से बड़े कार्यक्रम में साड़ी पहन कर जाती हैं। मैं आप लोगों पर किसी तरह का बंधन या वो नहीं डाल रहा हूं, लेकिन मैं ये केवल कह रहा हूं कि आपको खुद सोचना चाहिए कि क्या वस्त्र आपको डिफाइन करते हैं? नहीं करते हैं ना। आप देखिए, आप ही की पीढ़ी में जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो पूरा का पूरा बुर्के में खुद को ढाल रही हैं। यहाँ तक कि कुछ हिंदू लड़कियों को वो बुर्का पहनाती हैं, कहती हैं कि ये दिस इज सो कूल। तो आप लोगों को कितनी तरह से भरमाया जा रहा है ये आप समझ रहे हैं। एक तरफ आपको कहा जा रहा है कि आप सारे बंधन तोड़ दीजिए, और ये सब के सब केवल और केवल हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है जानते हैं? क्योंकि आपका दर्शन इतना उच्च है, क्योंकि आपके यहाँ प्रतिबंध नहीं है। अभी आप देखिए, जो गालीबाज लड़कियां माफी भी मांग रही हैं, रो रही हैं अलग अलग चैनल्स पर, वो भी यहाँ तक कि एक ने, जिसने मोदी जी के 13वीं के समोसे बांटे थे, उसको जब मकान मालिक ने घर से निकाला, उसको तुरंत नया मकान दिलवाया गया। आप इस पूरे इकोसिस्टम को, पूरी इकोलॉजी को, पूरे टूल किट गैंग को समझिए। वो लड़की कहती है, अपने पिता के साथ अब वीडियो बना रही है और कह रही है कि देखो ये हमारा रोड है, हम रोड पर आ गए हैं। मतलब वो मजाक बना रही है। और वो नाम किसका ले रही है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। हर एक प्रतीक राजनीतिक हो गया है, हर एक प्रतीक गड़बड़ हो गया है। ये तमाम चीजें आपको समझनी चाहिए और आपको समझनी होंगी। अगर राजनीति की बात है, आप आजकल नेहा बोरा का नाम बहुत ज्यादा हो रहा है। वो हमारी जूनियर है जेएनयू की, और उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या लगी मुझे पता है कि उनके आर्मी मैन पिता ने उनसे 10 साल से बात नहीं की है, जब उनको लगा कि वो कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्ट में भी वो उस विचारधारा की हैं। आईसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, सीपीआईएमएल का स्टूडेंट विंग है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ये 22 वर्षों तक, 25 वर्षों तक अंडरग्राउंड संगठन था। यानी ये वही संगठन था जो 6 इंच छोटा करता था। ये वही संगठन था जो जाति विशेष देखकर हमले करता था। फिर विनोद मिश्र इसके महासचिव, वो ओवरग्राउंड लाए इसको, और उसके बाद इन लोगों ने एक तरह से कहिए तो चुनाव में जो राजमाना शुरू किया वगैरह वगैरह। अभी भी पटना में जो हंगामा हुआ उसमें इसी के एक विधायक, वंस अगेन ही वाज आल्सो अ जेन्युइट, वो कील लगी लाठी के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेहा ने कहा कि हम गालीबाजी पर माफी नहीं मांगेंगे, ये दरअसल गोल पोस्ट चेंज करने का है। तो नेहा के बारे में मैं बता दूं कि उनकी दादी अम्मा लोगों के साथ हमने संघर्ष किया है। हमने अपने जमाने में पॉलिटिक्स की है। मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था, और जिस दिन से मैं पत्रकार बना उस दिन से मैंने किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में शिरकत बंद कर दी, हिस्सा लेना बंद कर दिया। मानसिक तौर पर मैं भले ही एक विचार से जुड़ा हुआ हूं, और वो राष्ट्रवाद है। उसका भाजपा से, संघ से किसी से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्र प्रथम। मतलब अब ये दिक्कत की बात है कि आप राष्ट्र की बात कीजिए तो आप भाजपाई हैं, आप हिंदू की बात कीजिए तो आप भाजपाई हैं,
आप धर्म की बात कीजिए तो भाजपा ही है, आप सनातन की बात कीजिए तो आप भाजपा ही हैं, आप टूटे हुए मंदिरों की बात कीजिए, रिक्लेम योर टेम्पल्स कहिए तो आप भाजपा ही हैं। और आपको क्या दिया जाएगा कि रोजगार पर बात करो, बेरोजगारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हर एक चीज पर काम हो रहा है। और आप सबसे बड़ी बात जो कहते हैं वो आप नहीं देख रहे हैं। 140 करोड़ हमने इस देश की आबादी हद से ज्यादा कर दी है। हमें इतने लोगों की जरूरत नहीं है। आप सोचिए 42% बिहार का की जो आबादी है वो युवा है। 20 वर्ष के बाद बहुतेरे लोग सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। वो आबादी कहाँ जाएगी? कोई भी सरकार आ जाए, मैं कहता हूं कि एकदम घोर वामपंथियों की सरकार बना दी है, वो नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। आपको सारे नेता झूठ बोलते हैं। वो नेहा जब कहती हैं कि गालीबाजी पर माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि गोल पोस्ट चेंज किया जा रहा है, अब हमें तो दरअसल ये बताया जाए कि स्टूडेंट्स पर हमला क्यों हुआ। सबसे पहली बात बेटा नेहा, स्टूडेंट्स नहीं थे वो। अब इस बात पर भी हो सकता है भाई, जब देश का प्रधानमंत्री बेटा बेटी बोलता है और उसको लोग ट्रोल करते हैं, तो मेरे मुंह से अगर निकल गया तो इस पर भी ट्रोल हो सकता हूं मैं। ये अलग बात है कि नेहा जितनी बड़ी है उतनी बड़ी मेरी भतीजी भी है, और अपनी भतीजी को मैं बेटा बेटी ही बोलता हूं। प्रॉब्लम ये है कि हर एक भारतीय, हर एक सनातनी, हर एक हिंदू प्रतीक से इन लोगों को चिढ़ है। अब जैसे मोदी की 13वीं का जो समोसा बांट रही थी लड़की, 2 दिन पहले वो रो रही थी, फिर अभी उसने अपने पिता के साथ, सोचिए, उस लड़की की मैं कोई गलती नहीं मानता हूं, मैं नेहा की कोई गलती नहीं मानता हूं, मैं नेहा के पिता की गलती मानता हूं कि आपने छोड़ दिया। छोड़ा क्यों? उसको आपको वापस अपने फोल्ड में लाना था, उसको समझाना था, क्योंकि वह जिस मार्ग पर जा रही है वह नाश का मार्ग है, वह आत्मघात का मार्ग है। तो जो इन्होंने समोसे बांटे और अब ये अपने पिता के साथ आके कह रही है कि देखो मेरे बारे में लोगों ने कहा कि मकान मालिक ने उसको घर से निकाल दिया और वो रोड पर आ गई है, सड़क पर आ गई है, ये देखो मेरा रोड, वो अच्छा एक मकान दिखा रही है, तमाम चीजें कर रही है। समस्या ये है कि हमारा जो यूथ है वो किधर जाना चाहता है। आप लोग चूंकि जेन जेड कहते हैं तो मैं भी जेन जेड कह लेता हूं, वरना हमारे यहाँ बहुत अच्छे शब्द हैं, युवा हैं, नई पीढ़ी है, विद्यार्थी हैं, बहुतेरे नाम है। तो ये जेन जेड, एक्स वाई, मिलेनियल, अल्फा, बीटा, गामा, आप देखिए सारे नेता आपके कंधे पर बंदूक। और अब तो इतनी घिनौनी बातें होने लगी हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ये लोग जेन अल्फा कह रहे हैं, उनसे वीडियो बनवा रहे हैं। कितना कुत्सित कार्य है यह, बताइए। आप 6 वर्ष के, 7 वर्ष के, 8 वर्ष के बच्चों को अपनी राजनीति में घसीट रहे हैं, ये कौन सी बात है? उनसे आप मोदी को गाली दिलवा रहे हैं। तो आपका आदर्श कौन है? और वो पिता उसके साथ खड़ा है, उस बच्ची के साथ जो 13वीं के समोसे बांट रही थी, और वो दांत चियार रहा है, प्रसन्न है, बोल रहा है कि ये नैरेटिव गलत है। आपने कुछ शब्द सुन लिए हैं, नैरेटिव का मतलब भी आपको नहीं पता है। आपने नैरेटिव सुन लिया, आपने गोदी मीडिया सुन लिया, आपने ब्राह्मणवाद सुन लिया, आप वही बकने लगे। एक और बच्ची है जिसने आर्मी वालों को नीला हार्पिक कहा, और अब वो कह रही है, आप उसका नया वाला वीडियो देखिए, कॉलोनियल साइट पर आया है, जो बीबीसी जो हमेशा ही कॉलोनियल माइंडसेट से ग्रस्त रहा है, अभी तक वो नहीं सुधरा है। उसको लगता है कि भारतीय लोगों को सभ्य बनाने का जिम्मा उसके पास है, अभी भी वो अपनी पिनक और खुमारी में मग्न है। उस पर दिलनवाज पाशा नाम के एक रिपोर्टर ने तथाकथित उसका इंटरव्यू किया है। दिलनवाज पाशा, नाम पर ध्यान दीजिएगा, मजहब पर ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, ये सारी बातें मायने रखती हैं। उस पर उस बच्ची ने जो बातें कही है रोते हुए, एक तो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग की है, रो रही है, तमाम चीजें, और उसके बाद कह रही है मेरी मम्मी पापा ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। वाह बेटे, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, कमाल के संस्कार दिए हैं कि तुम इंडियन आर्मी को गालियां दे रही हो, प्रधानमंत्री को गालियां दे रही हो, और उसके बाद तुम विक्टिम भी बन रही हो जब तुम्हारे ऊपर। और कांग्रेसी इकोसिस्टम का तो
कहना ही क्या। उसके फेवर में एक से एक बड़े लिखाड़ आ गए हैं, बड़ी से बड़े नेता आ गए हैं। मतलब आप चाह रहे हैं कि एक पूरी पीढ़ी गालीबाज हो जाए उन सभी नेताओं से, उन सभी तथाकथित बुद्धिजीवियों से, चाहे वो संजीव पालीवाल हों जो गालियों को आत्मविश्वास का ये मानते हैं, जो राहुल देव जैसे तथाकथित गांधीवादी हैं जो कहते हैं कि स्त्रियों को अब नई गालियां ईजाद करनी चाहिए। आपके घर में आपकी बेटी और बहन ठीक उन्हीं शब्दों का आपके लिए इस्तेमाल करें। मोदी को रिप्लेस कर दीजिए, आप हो जाइए, मेलोनी को रिप्लेस कर दीजिए, आपकी पत्नी हो जाए, आप विवाहित हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों के साथ एक वीडियो बनाइए और कहिए कि ये मेरी बेटी है, इसने मेरे बारे में कहा है। मैं चुनौती देता हूं, आप नहीं कर पाए क्योंकि आप दोगले हैं, और दोगलापन कम से कम जेनजेड को नहीं भाता है। आप लोगों की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है युवा साथियों, कि आप लोग दोगले नहीं हैं। गाली दी तो दी, मैं ये बात नहीं मान रहा हूं तो नहीं मान रहा हूं, आप मुझे समझाने वाले कौन होते हैं। वो माँ बाप से भी वैसे ही बात करते हैं। नहीं नहीं, इस भ्रम में मैं कतई नहीं हूं कि वो केवल देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, देश की आर्म फोर्सेज को गाली दे रहे, ना, हो ही नहीं सकता। वो घर में भी वैसे ही बात करते हैं। लेकिन जानते हैं क्या, अभी चूंकि लाइक्स और व्यूज आ रहे हैं, डॉलर्स बरस रहे हैं, इसलिए उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। 2 महीने बाद लोग भूल जाएंगे, तब शायद ये लाइक्स और डॉलर्स की बारिश बंद हो जाए, तब शायद कांग्रेसी इकोसिस्टम भी सपोर्ट करना बंद कर दे। तब आप क्या करेंगे, तब क्या होगा कालिया। ये बातें सोचने की हैं, ये बातें सोचनी चाहिए। उसी तरह एक और है जिसने सबसे ज्यादा भद्दी गालियां दी। अब वो, ऐसा कहा जा रहा है और मुझे भी लगता है कि वो खुद माफी भी नहीं मांग रही है, उसकी छोटी बहन मांग रही है। वो 25 साल की है, खुद को 15 साल का बता रही है। जिस ब्यूटी पार्लर में काम करती है उसके मालिक ने कहा कि वो अपना नाम तक गलत बता गई, और जब आधार कार्ड मांगा गया तो वो भाग गई। अभी उसकी माँ पूरा मुंह वो ढके हुए चैनल्स पर प्रकट हो रही है और कह रही है कि मोदी जी इसको गोद ले लें। हैव यू लॉस्ट इट? कैसे गार्जियंस हैं, कैसे अभिभावक हैं। आप बच्चियों की कमाई खा रहे हैं, दलाली कर रहे हैं आप। इतनी घटिया जुबान, इतनी वाहियात जुबान आपने सिखाई अपने बेटियों को, और अब आप विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं तो पूरी ठसक के साथ। मेरी माँ बहन को गाली दी गई, मुझे ये किया गया, आईटी सेल फलाना कर रहा है, जब प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया तो पुलिस वाले क्यों आ रहे हैं। अरे बेटा, थोड़ा बोलने से पहले कम से कम सीख लेते, कुछ थोड़ा सा कानून वगैरह समझ लेते। एफआईआर अगर वापस होगी तो कोर्ट से वापस होगी, उसमें देश के प्रधानमंत्री भी चाहेंगे तो उनको कोर्ट जाना ही पड़ेगा। और मोदी एक व्यक्ति भी हैं, उन्होंने पर्सनली आपको माफ कर दिया होगा, लेकिन इस देश की जनता जिसका मूल सनातन है वो आपको माफ नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, क्योंकि आपने असंभव काम किया है जो सोचा नहीं जा सकता था। आपने भारतीय सेना को उसके मुंह पर गाली दी है। आपने इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को, और आपको कुछ शूर्पणखाएं, कुछ चुड़ैलें ये सिखाएंगी कि मोदी गार्जियन नहीं है, मोदी राष्ट्रपिता नहीं है, मोदी पिता नहीं है। जरा अरफा खानम शेरवानी ये बताएं कि जब वो अपने रहबर ईरान के आतंकी, ईरान के क्रूर, ईरान के जल्लाद खामनेई के जनाजे में शामिल होने गई थी, तो क्या खामनेई उनके अब्बा हुजूर थे जो वो आंखों से आंसू बहाकर और कर रही थी। खामनेई आपके अब्बा हुजूर हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी पिता की तरह नहीं बात कर सकते हैं। वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च पद पर है। वो अगर गार्जियन नहीं है तो कौन है। और
स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्या होती है, नहीं होती है, वो भी मैं बताऊंगा अगले वीडियोज में। कई जगहों पर मैंने थोड़ी बहुत चर्चा की है, लेकिन कल का पूरा वीडियो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स, जेएनयू और कैसे आपको समझना चाहिए वो थिन लाइन। बस एक एनेक्डोट दे देता हूं कि हमारे समय में भी 1997 से 2002 तक मैं जेएनयू में रहा, वहां भी खूब भूख हड़ताल होती और ये एसएफआई ऐसा वाले उसके सिद्धहस्त होते थे। और ये जो भूख हड़ताल होती थी, एक बार तो ऐसा हुआ कि भाई लोगों का वजन भूख हड़ताल के दौरान बढ़ गया। जी हाँ, तो इसलिए ये दीपके हों, ये वांगचुक हों, ये सौरभ दास हों, इन लोगों की पूरी कुंडली तो सोशल मीडिया पर तैर ही रही है। भूख हड़ताल नेहा बोरा ने भी किया 23 दिनों तक तथाकथित, और उसके तुरंत बाद नाचने भी लगी। इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, इतना ऑरा। तो यही बात है कि बेटा नेहा, हमें न सिखाओ, हमने तुम्हारी दादियों से लड़ाई लड़ी है, कविता कृष्णन से, राधिका मेनन से, निवेदिता मेनन से। हमें सब पता है कि कम्युनिस्ट क्या क्या कर सकते हैं, कितने घिनौने, कितने घृणित, कितने जलील किस्म की राजनीति और लोग होते हो तुम लोग। इसलिए ये मत बताओ। आप सभी से आग्रह है कि अगर ये वीडियो में लगा हो कि कुछ भी काम की बात हो, तो चंडू खाने की इस श्रृंखला में और आगे क्या सुनना चाहेंगे वो भी बताइएगा। हमारे युवा साथी बताएं कि और किन मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि डायलॉग हो, मोनोलॉग ना हो, एक तरफा बातचीत ना हो। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर काम की बात करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और लाइक शेयर कीजिए और बटन दबा लीजिए, ताकि व्यालोकवाणी पर आने वाले हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही। हस्ता ला विस्ता। जय जय सिया राम।